हेलो दोस्तों, कम्युनिटी में एक क्वेश्चन दिया था मैंने रीजनिंग का लास्ट वीक। ये था वो क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले इसको हम एक्सप्लेन करें, मैं इसको बताऊं इसका क्या आंसर है, उससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूं, क्योंकि आपको सूचनाएं लेने में बड़ा मज़ा आता है। बैक पेपर कब हो रहे हैं, एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे सवाल आएंगे, ITA के बाद क्या करें। सूचनाओं को प्राप्त करना आपको बहुत पसंद है, लेकिन उनको प्रयोग करना आपको पसंद नहीं है। उनका इस्तेमाल कैसे करें, उनका उपयोग कैसे करें, वो आप उस तरफ देखते नहीं हैं। और यही हमारा मकसद है, आपको रीजनिंग समझाने का। तो पहले आपको अपडेट दे देता हूँ आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग। 2018 बैच वाले, 2019 बैच वाले जिनके पेपर छूट गए थे, लेफ्ट ओवर ट्रेनीज या फिर उनके परीक्षाओं में बैक आ गई है, आपके एग्ज़ाम्स होंगे नवंबर में। ऑलराइट, और नवंबर में होंगे उनके भी एग्ज़ाम्स जो 2017 वाले हैं, जिनके सेमेस्टर बेसिस पे एग्ज़ाम हुआ करते थे, उनके भी एग्ज़ाम्स नवंबर में हैं। इतना लेट क्यों हो रहा है? इतना लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्टेट SCVT होता है, परिषद, स्टेट का परिषद, उनकी जिम्मेदारी होती है ED और प्रैक्टिकल के मार्क्स को अपलोड करने की। वो अपलोड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पोर्टल पर उन बच्चों के नाम शो नहीं हो रहे थे, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से वो जब तक ये पिक्चर क्लियर ना हो जाए कि कितने बच्चे एक्चुअली उस ED और प्रैक्टिकल के अपलोड होने के बाद मार्क्स पास हो गए हैं, तब तक हम एग्जामिनेशंस को कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, DGT का ऐसा कहना है। तो मोस्ट प्रोबेबली बाय नवंबर 2nd और 3rd वीक आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। एक अपडेट तो ये है। उसके बाद रह गई उन बच्चों की बात जो 2021 में प्रवेशित थे, जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और उनके भी बैक पेपर आए हैं, या 2020 में प्रवेशित थे, उनके बैक पेपर कब होंगे? उनके बैक पेपर होंगे 2018, 19 और 2017 के बैक पेपर के बाद, क्योंकि उनके 2 CBT एग्ज़ाम हुआ करते हैं और आपका एक एग्ज़ाम हुआ करता है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया था ABCEG और उसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आने वाला है, और मैंने नीचे अपने कमेंट में एक हिंट भी दिया था कि आप इसको इक्विवेलेंट नंबर सीरीज़ में चेंज कर लीजिए। तो देखते हैं। A पहला अल्फ़ाबेट है, इसको 1 लिख देते हैं। B दूसरा है, इसको 2 लिख देते हैं। C तीसरा है, इसको 3 लिख देते हैं। D अब यहाँ पर मिसिंग है, तो चौथे नंबर का मिसिंग है, ये मिसिंग है। E कौन सा है? 5th। G कौन सा है? F यहाँ मिसिंग है, यानी कि 6ठे नंबर का मिसिंग है, और G हमारा 7th नंबर का है। तो हमारी नंबर सीरीज, इक्विवेलेंट नंबर सीरीज ये चल रही है इस अल्फ़ाबेट सीरीज की। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? 1 2 3 5 7। नेक्स्ट कौन सा नंबर आने वाला है? अब मैंने उससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि आप इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले ये देखें, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब की कोई सीरीज़ है? 1 का स्क्वायर 1, यस होता है, पर 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्यूब और स्क्वायर की सीरीज़ तो नहीं है, तो वो कैंसिल हो जाता है। अगला है जियोमेट्रिक सीरीज़। क्या ये सब एक दूसरे के पहाड़े में आ रहे हैं? मतलब 7 5 के पहाड़े में आ रहे हैं? नहीं। 3 के पहाड़े में आ रहे हैं? नहीं। 2 नहीं। अगर यहीं पर हम इसको थोड़ा सा और गौर से देख लें तो आपको दिखाई दे जाएगा ये एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। 1 2 3 5 7, उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 11। ठीक है ना? 11 प्राइम नंबर है, और 11 पे कौन सा एक अल्फ़ाबेट आएगा आप देख लेना, वो K आएगा। तो सही आंसर है उसका K। आपने क्या लॉजिक लगाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने उसको गलत आंसर दिया है। आपने कहा इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस 1, इनके बीच कॉमन डिफरेंस 1, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 2। चलो देखते हैं आगे। 7 और 5 के बीच का कॉमन डिफरेंस 2। आपको लगा 1 1 2 2, हो सकता है अब 3 आ जाए, 3 का कोई वो आने वाला हो, तो 7 8 9 10 आपके हिसाब से यहां पर मैं लिख देता हूं। तो अगर आप इस लॉजिक से चल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है, इसके बीच में 1 है, इसके बीच में 2 है, फिर 2 है, तो अगले के बीच में 3 आएगा। अगर 3 आएगा तो 7 के बाद 1 2 3, फिर तो यहाँ पर आंसर J हो जाना चाहिए था। ये आंसर आप किसी लॉजिक को लगाकर पहुँच पाए। लॉजिक थिंकिंग तो आपने की है। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे 1 1 हो सकता है 2 2 2 की सीरीज शुरू हो जाए, तो 2 2 2 की अगर सीरीज शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर I आना चाहिए। और बहुत सारे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स आए हैं कि सर आपने ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सही आंसर I है। कुछ क्लास के बच्चों ने भी मुझे बताया और एक दो ने कमेंट में भी लिखा है। परवेज़, मैं पहचान गया तुम्हें। ओके,
सो आई भी आंसर गलत है। वो क्यों है अभी बता रहा हूं। और हो सकता है कुछ ने ये सोचा हो कि 1 1 2 2 फिर 1 1 2 2 ऐसी कोई सीरीज चलने वाली है। तो अगर ऐसा होने वाला है तो फिर आंसर एच होगा। और मजे की बात, ये चारों ही आंसर आपके ऑप्शंस पे थे, जे एच आई और के सब थे आंसर। ये तीनों आंसर क्यों गलत हैं? क्योंकि आपने जो लॉजिकल थिंकिंग करने की कोशिश करी है उसके लिए ये डेटा इनसफिशिएंट है। मतलब इस तरीके से तो ये तीनों ही आंसर सही हो सकते हैं ना। हमें रीजनिंग ऐसी होनी चाहिए, या हमारे सवाल में हमें बेस्ट विकल्प को चुनना होता है। अगर आप इसको प्राइम नंबर की सीरीज में देख रहे हैं तो इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। यहाँ ये शक आ रहा है कि 1 1 2 2 हो सकता है 3 3 3, हो सकता है 1 1 2 2 1 1, हो सकता है 1 1 2 2 2, हो सकता है ना। एम्बिगुअस है, लेकिन इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। ये स्पष्ट है कि 1 2 3 5 7 एक प्राइम नंबर सीरीज है जो चल रही है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट है पारस, थैंक यू पारस, उसने पिछली वीडियो में बताया कि आपने नंबर सिस्टम का सर अच्छा तो बताया, लेकिन आपने एक नंबर सीरीज छोड़ दी, वो है प्राइम नंबर की। तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो भी बना देते हैं और एक क्वेश्चन भी दे देते, देख लेते हैं बच्चों को आता है नहीं आता। पर आप लोगों ने इस रीजनिंग को सही से पकड़ा नहीं। यहाँ है ये समझ में आ गया? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी को। इसका सही उत्तर के है, बाकी सही उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेटा इनसफिशिएंसी हो जाती है। मतलब अगर आपको इनमें से कोई सही उत्तर करना था तो हमें ये सीरीज और बड़ी करनी थी, आपको और ज़्यादा डेटा चाहिए ताकि आपको एक सीरीज पता चल जाए कि ये सीरीज किस तरफ जा रही है। यहाँ बात समझ में आ गई है इतनी? पर इसमें कोई डेटा इनसफिशिएंसी नहीं है। लॉजिक सही लगा है, रीज़न सही लगा है कि प्राइम नंबर सीरीज़ है और 11th जो अल्फ़ाबेट है वो अगला नंबर होने वाला है, उससे अगला नंबर 13th होने वाला है, उससे अगला नंबर जो भी प्राइम नंबर होगा वो होने वाला है। अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमसे सवाल पहली बार में सही नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम रीजनिंग को ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमें लगता है रीजनिंग कोई अलग सब्जेक्ट है, हमें ऐसा लगता है कि रीजनिंग अलग कोई सब्जेक्ट है, उसका हमारी ट्रेड थ्योरी से, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है। देखिए, रीजनिंग है आपके तर्कों के साथ किसी आधार पर किसी निर्णय पे पहुँचना, चाहे वो प्रॉब्लम पहले आपने कभी देखी हो या कोई नई प्रॉब्लम हो, उसके किसी सॉल्यूशन पे पहुँचना, उस पैटर्न को पहचान कर किसी सॉल्यूशन पर पहुँचना, और वो सॉल्यूशन ऐसा हो जिसका जवाब हमारे पास हो कि क्यों हम वहाँ पर पहुँचे। बात समझ में आ रही है? रीजनिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास कुछ होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वही जो आपने अपने ट्रेड थ्योरी और जितने भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उसमें पढ़ी हैं। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हो सकते हैं, बहुत सारे लॉज हो सकते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें मैथ्स हो सकती है, इसमें साइंस हो सकती है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, जो मर्जी आप सब्जेक्ट लो, वो सारी सब्जेक्ट की थ्योरी इन्फॉर्मेशन में है। और यहाँ पर आपको लगता है कि बस वही हमारी पढ़ाई है, गुरुजी बता रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, सुन रहे हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उस नई इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ करना नहीं जानते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बैक पेपर आपके नवंबर में होंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, अब क्या करेंगे? इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? सर वेट करेंगे और ये जो बीच का 1 महीना है, इसका 1.5 महीना 2 महीना जितना भी है, इसका क्या होगा? तैयारी करेंगे आप, पर उस तरफ अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आपको सिर्फ ये कब होंगे कब होंगे, जब होंगे तब होंगे, आप अपनी तैयारी तो शुरू करो। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एक अलग बात है और उसका उपयोग कर लेना किसी लाभकारी कार्य के लिए, वो एक अलग बात है। वहां आप मिस कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के अलावा उसमें होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव, और होती है कुछ कंडीशंस। एक्सपीरियंसेस में आते हैं आपके प्रैक्टिकल, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं, करके देख लिए ना सारी चीजें। उसके अलावा आपके डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और कुछ एक्सपीरियंसेस हम दूसरों को देख के करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को भी हम महसूस कर रहे होते हैं। वो सब एक्सपीरियंसेस यहां पर आते हैं। और ये जो कंडीशंस हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। ओल्ड, या उसको हम नोन कहेंगे, जो आपने पहले भी देखी होंगी, और न्यू यानी कि अननोन, जैसी कंडीशंस आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी।
आप ओल्ड कंडीशंस को, यानी कि जो आपको पता है कंडीशंस, कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसमें आपको पता है कि इसमें ये लॉजिक हमने पहले भी लगाया, बहुत सारे सवाल हमने कर रखे हैं, बड़े टेस्ट मार रखे हैं, कोचिंग वाले सर ने भी बता रखा है, तो वो क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर देते हैं। पर अगर कंडीशन न्यू हो, कोई नया सवाल या वही सवाल एक नए अंदाज में आपसे पूछ लिया जाए, तो हम उसका जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसका हम उपयोग करना नहीं जानते। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन कंडीशंस को देख के, जो सवाल में कंडीशंस हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन में उनको टटोलते हैं। हमारा जो जितना भी हमारी मेमोरी है उसका वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, वो आ जाता है। आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आ रही है या सिर्फ अनुभव आ रहे हैं, इन दोनों को एक साथ मिला के आप नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम है और ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये आपकी अकेलों की गलती नहीं है, हम सब की गलती है। पढ़ाई करने के तरीके ही ऐसे हो गए हैं कि हमने आपको एग्जाम्स के लिए शुरू कर दिया पढ़ाना, जॉब्स बताने लगे, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, जल्दी पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, नंबर ले आओ, अप्रेंटिस कर लो। शिक्षा का ये एक मतलब है, लेकिन यही अकेला मकसद नहीं है। हमें तो आपका डेवलपमेंट करना था ना। आपके डेवलपमेंट के नाम पे हमने सूचनाएं देनी शुरू कर दी, सूचनाएं, और आपने भेड़ चाल में उसमें तालियां बजानी शुरू कर दी। तो सबने उनको देख के कि इनको बड़ा फायदा हो रहा है, उन्होंने भी उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। मैं रीजनिंग को 5 चरणों में बांटता हूँ। पहला चरण वो कि आपको कंडीशन पहले पता है, मतलब पहले भी आपने ऐसा सवाल सॉल्व कर रखा है और उसमें आपने या तो इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस, या तो आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो नया प्रैक्टिकल आपने कर दिया, या आपने उस तरीके का कोई सवाल पहले पढ़ रखा है, वही सवाल पढ़ रखा है तो आपने वो सवाल कर दिया। ये लेवल 1 है। ये 8वीं तक के बच्चों को सूट करता है कि सर वही पढ़ा देना जो एग्ज़ाम में आएगा। ओके। सेकंड लेवल की जो आपकी रीजनिंग है, जो आपका एप्टीट्यूड का लेवल है, जो आपकी स्किल्स हैं, वो सेकंड लेवल पे क्या है कि आपने पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को प्रयोग कर दिया, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को दोनों को मिला के। पहले वाले लेवल में क्या है, आइदर हम इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं या हम एक्सपीरियंस का रिजल्ट, मतलब इन दोनों को इकट्ठा अगर कर दें हम और फिर किसी सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं, वो होता है हमारा लेवल 2। ऑलराइट। लेवल 3 में क्या आएगा, कंडीशंस आपको पहले नहीं पता थी, वो सवाल बिल्कुल नई तरीके का आया है। जैसे आईआईटी के एग्जामिनेशंस में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, होते वो उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर हैं जो आपको पढ़ाया गया है, लेकिन वो सवाल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नए सवालों को या तो आप इंफॉर्मेशन को यूज़ करके या फिर एक्सपीरियंस को यूज़ करके, क्योंकि नया आपके पास सवाल आया है तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है ये चीज़ें। तो लेवल 3 पे लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लेवल 3 के रीजनिंग या एप्टीट्यूड को आप कहें उसको, लेवल 3 पर जो है वो नई या अननोन कंडीशन को प्रयोग करते हैं, या तो इंफॉर्मेशन से उसको सॉल्व करते हैं, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, या अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व करते हैं, आइदर ऑफ दीज टू। लेवल 4 पर वो ट्रेनिंग्स पहुंच जाते हैं जो नई इंफॉर्मेशन को इन दोनों का प्रयोग करके पहुंचते हैं। लेवल 3 पे किसी एक का प्रयोग कर रहे हैं इन दोनों में से, और लेवल 4 पर इन दोनों को प्रयोग करना जानते हैं। और लेवल 5 पर वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबको भी, जितने भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी, सबको एक साथ मिलाकर पूरी एक वाइडर पिक्चर देखकर तब वो बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। तो आप कौन से लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं वो डिपेंड करेगा आप पर, और कैसे पहुंचेंगे ये डिपेंड करेगा आपके नज़रिए पर। आप सिर्फ सवालों तक क्यों फंस रहे हैं, कोई सवाल होगा उसको कैसे सॉल्व कर देंगे, वैसा कोई सवाल आ गया किस्मत से हो गया, और वैसा नहीं आया तो घुमाओ के आ गया तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, क्योंकि रीजनिंग मेरी नज़र से थ्योरी से अलग नहीं है भाई। थ्योरी और रीजनिंग में आप थ्योरी को समझ रहे हैं तो रीजन क्यों नहीं करेंगे, आप रीजनिंग क्यों नहीं करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग क्यों नहीं करेंगे थ्योरी को समझते हुए। इलेक्ट्रिशियन के यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग इलेक्ट्रिशियन के हैं। ओम्स लॉ सबको पता होगा। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और बड़ा बेसिक लॉ है, बहुत बेसिक लॉ है। V = IR। आपको लगता है कि ये आपको आता है, सबको पता है, ठीक है। वोल्टेज किसी भी सर्किट में, परिपथ में, चाहे वो DC का हो या AC का हो, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, और उसमें उस परिपथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये नियम लागू होगा क्या सब जगह, क्या सब जगह लागू होता है ओम्स का नियम? कुछ सर्किट्स को छोड़कर, जहाँ पर ये सीधी रेखा में नहीं आता, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, गेट वगैरह, और कुछ ऐसे सर्किट जहाँ पर
आर्क जंप कर रही हो, वहाँ पर ओम्स का नियम फॉलो नहीं होता है। पर सबको पता है ओम्स का नियम, ये जानकारी आपके पास है, आपको लगता है कि इस जानकारी को प्राप्त करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य था। अब मेरा एक सवाल है, तो सवाल थोड़ा नया है आपके लिए, क्योंकि कोई टीचर आपसे ये सवाल पूछेगा नहीं, पर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इस ओम्स लॉ का आप करोगे क्या? आप जब व्यावसायिक जीवन में आओगे, इस ओम्स लॉ का क्या करोगे? क्या आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा है कि वो एम मीटर और वोल्ट मीटर पकड़ के चल रहा है और साहब इस सर्किट का नाप दूं, देखो ओम्स लॉ काम कर रहा है नहीं कर रहा है? भाई ये लॉ है, ओम्स लॉ है, ये तो काम करेगा ही करेगा। तो जब ये काम करेगा तो एक इलेक्ट्रिशियन को इसका उपयोग कैसे करना है? ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज नहीं नापते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिशियंस, और एम्पियर नहीं नापते हैं, एम्पियर मीटर से नापते हैं। आपने भी नापा ना, प्रैक्टिकल में आपने एक परिपथ बनाया, बैटरी लगाई, एक बल्ब लगाया या जो भी, उसके बाद आपने उसका एम मीटर से करंट नापा और वोल्ट मीटर से आपने उसकी विभांतर क्या कहते हैं आप उसको, वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल नापी, और फिर गणना करके आपने बता दिया कि इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, या सर्किट में आपने कोई नॉन रेजिस्टेंस लगाया, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया, और ये बता दिया कि इसमें कितना करंट आने वाला है। ये सारा प्रैक्टिकल तो आपने भी करा है, पर क्या आपको ये करना पड़ेगा जब आप व्यावसायिक जीवन में जाएंगे? नहीं। फिर इसका क्या फ़ायदा है? क्यों समझाया गया? इसलिए समझाया गया क्योंकि ये ओम्स का नियम हमेशा फॉलो होता है, वो तो सर हमें भी पता है। अच्छा, आपको अगर किसी बिल्डिंग में वायरिंग करनी है, आप कितना मोटा तार लेंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे? आप वो ऐसे डिसाइड करेंगे, ओम्स के लॉ से नहीं करेंगे। वो लिखा रहता है बल्ब पे, इसको 5 एम्पियर चाहिए, पंखे पे लिखा होगा इसको 15 एम्पियर चाहिए, कितने पंखे लग रहे हैं, कितने बल्ब लग रहे हैं, कितना एसी लग रहा है, वो सब लिखा होता है उस पर, कितना एम्पियर चाहिए, और वोल्टेज तो पीछे से 240 आ ही रही है सिंगल फेज पर। तो तार का जो हम चयन करते हैं ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तार का, वो ओम्स लॉ पे ही बेस्ड होता है। उसमें कुछ सर्विस फैक्टर लगा के थोड़ा सा मोटा तार रख के, ताकि रेजिस्टेंस और कम हो जाए। इतना करंट अगर इसके अंदर से ड्रॉ हो तो ये तार गर्म ना हो जाए, क्योंकि I²RT वो होता है आपकी कितना आपकी गर्मी उत्पन्न होने वाली है, ऊष्मा उत्पन्न होने वाली है विद्युत धारा से, तो वो पिघल ना जाए उस पर। बात समझ में आ रही है? और मैं इलेक्ट्रिशियन का टीचर नहीं हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो, पर ये रीजनिंग का सवाल है। इतनी रीजनिंग आपको साथ लेकर चलनी पड़ेगी, तब आप व्यवसाय में ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा इज्जत कमाएंगे, और आपके ओहदे बढ़ते चले जाएंगे। तब आप हायर एजुकेशन पे जाएंगे। ये है आपकी रीजनिंग, जो ट्रेड थ्योरी से मेरी नज़र से बिल्कुल अलग नहीं है। ट्रेड थ्योरी बेस्ड ही है। सारे लॉज जो बनाए गए हैं वो किसी रीज़न करके बनाए गए होंगे, कोई लॉजिकल थिंकिंग और कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ अनुभव और कुछ कंडीशंस के साथ ही वो सारी थ्योरी बनती हैं और लिखी जाती हैं। ठीक है? और ये जो रीजनिंग के लेवल हैं, यही लेवल हमारे देश के शिक्षा पद्धति के हैं। लेवल 1 से लेवल 10 NSQF एक लेवल हैं, उनके अनुसार कौन सी पढ़ाइयाँ किस लेवल की हैं और उनसे क्या उम्मीद की जाती है। इसीलिए जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उनके होने वाले कंपटीशन के ये रीजनिंग के स्तर बढ़ते चले जाएंगे। अब आगे कैसे पढ़ाई करनी है, खास तौर से वो जिन्होंने जो पास हो गए हैं, जो ITI पास कर लिए हैं, आप लोग अब ये जो सूचनाएं हैं ना, जो आपके पास एकत्रित हो गई हैं, जो सवाल आपने तैयार करे हैं, उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ जाएं। TG2 का एक एग्ज़ाम होने वाला है, DRDO के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले बहुत सब देंगे, और उसमें आपकी ट्रेड थ्योरी से भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। एक नया टॉपिक है सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, एक नया टॉपिक है जो ऐड किया गया है, और हमारी जो इलेक्ट्रिशियन की जो मेरी कलीग हैं आरती मैडम, वो लेकर आ रही हैं। सुपरपोजिशन की थ्योरम अगर आपने पढ़ भी ली होगी किसी और जगह से, या आपको बताई भी गई होगी, पर एक सवाल का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। जब क्रिस्चॉफ का लॉ था करंट का और वोल्टेज का, तो सुपरपोजिशन थ्योरम ने और क्या खास कर दिया? कुछ इस तरीके के सवालों के जवाब आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आरती मैडम लेकर आ रही है। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको तैयार कर रहे हैं। तब तक खुश रहें और अपना ध्यान रखें। गुड बाय।